हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके यूनिट 3 विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं पार्ट ए पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का भाग 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य का एक गहरा संबंध है और एक विश्वव्यापी अभियान है सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाया गया अभियान है जिसमें पोषण को बढ़ावा देना एक मूल तत्व है। पोषण संरचना और कार्य में शरीर के अंगों और ऊतकों के रखरखाव का आपस में संबंध होता है। जो व्यक्ति पौष्टिक आहार लेता है वो स्वस्थ होता है और उसकी कार्य क्षमता हमेशा बढ़ी हुई होती है। कभी वो थका महसूस नहीं करता है और अपने काम को आसानी से करता है। बच्चों और किशोरों की अगर बात की जाए तो पोषण उनके वृद्धि एवं मानसिक विकास के साथ साथ उनकी शारीरिक क्षमता को बनाए रखने में सहायक होता है। बीमारी के दौरान भी पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है और अगर क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों का ह्रास होने लगता है जिसके कारण हमारी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो बीमारी की स्थिति में अगर हम कुपोषित भी हो जाएं तो बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पोषण को हम एक मनुष्य के लिए उसका मौलिक स्तंभ मानते हैं। अब आइए जानते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। ये पहले भी आप आपके चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। पोषक तत्व भोजन जो हम लेते हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो उसी रूप में या पाचन के पश्चात शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं पोषक तत्व जीवन और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ यौगिक हैं। यह हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की मरम्मत में सहायक होते हैं और विकास में सहायक होते हैं। उसके साथ साथ शरीर का निर्माण भी करते हैं और जो शरीर के अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए ये आवश्यक होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो खाने में 50 से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और पोषक तत्वों को 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला है बृहद पोषक तत्व और दूसरा है लघु स्तरीय पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व वो होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, प्रोटीन और जल। और लघु पोषक तत्व जो होते हैं जो कम मात्रा में चाहिए वो हैं विटामिन और मिनरल्स। मैक्रो या बृहद पोषक तत्व का नाम इसलिए ऐसे है क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड में फैट्स और प्रोटीन। बृहद पोषक तत्वों का क्या कार्य है? ऊर्जा के साथ साथ इसमें जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो शरीर में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। सबका अपना महत्व है और हमें हमारे शरीर को ठीक से कार्य करने की ये अनुमति प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। प्रोटीन का मेन जो कार्य, मुख्य कार्य है वो शरीर का निर्माण करना है, ऊतकों की टूट फूट में मरम्मत करना है। इसके अलावा ये ऊर्जा भी देता है और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा शरीर को के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बना के रखता है और ऊर्जा देने का भी कार्य करता है। 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट अनाजों में पाए जाते हैं, जौ, चावल, गेहूं, जड़ वाली सब्जियों में पाए जाते हैं। वसा तेल, मक्खन, क्रीम और सूखे मेवे में पाए जाते हैं, जबकि प्रोटीन दूध और दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, सोयाबीन और सभी प्रकार की दालों में पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं पर आवश्यक बहुत हैं। उसके बिना हमारे शरीर को सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। तो शारीरिक कार्यों को अंजाम देने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत आवश्यक हैं लेकिन कम मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सभी आवश्यक खनिज पदार्थ और विटामिन शामिल होते हैं। बेसिकली 16 आवश्यक खनिज तत्व और 13 आवश्यक विटामिन है जो हमें अपने खाने में लेने हैं। ये ऊर्जा उत्पादन से लेकर पोषक तत्वों को पचाने में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने में तक शरीर के विभिन्न कार्यों में भाग
लेते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर में कई आवश्यक भूमिकाएं निभाते हैं। वे शरीर के मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं में सह एंजाइम का कार्य करते हैं एवं सहकारिकों के रूप में काम करते हैं। ये जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रभावित करता है। पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो उम्र है। उम्र के हिसाब से हमारी पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती घटती रहती है। लिंग, हम किस जेंडर के हैं, हम फीमेल हैं या मेल हैं, वो भी हमारी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने में सहायक होती है। एवं एक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी है, वो फिजिकली कैसा है, वो भी उसके पोषक स्तर को प्रभावित करती है। जैसे कोई फिट है बिल्कुल, तो उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग होगी। कोई किसी को कोई बीमारी है, कोई दीर्घकालीन बीमारी है, तो उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग होगी। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि का स्तर भी ऊर्जा और ऊर्जा चयापचय में शामिल है। हमारी शारीरिक गतिविधियां कैसी हैं, वो भी हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करती हैं। और उसी से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती या घटती है। जैसे कि जो व्यक्ति ज़्यादा कार्यशील होते हैं, उनको थायमीन और राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। उनके चयापचय कैसे होता है, उनके स्रोत कौन कौन से हैं, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। और हमें हमेशा एक संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार से हमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं, जिससे हम अपने काम को सही ढंग से कर पाते हैं और बीमारियों से मुक्त रहते हैं। कुछ बेसिक शब्दावलियां हैं जो इस्तेमाल होती हैं। पोषण क्या है? पोषण विज्ञान का वह संबंध है जो जीव की जीवन वृद्धि, विकास और कल्याण के लिए भोजन और पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान देता है एवं वो कितनी मात्रा में हमें लेनी है ये भी बताता है। इसके विविध क्षेत्र हैं, जैसे कि नैदानिक पोषण है। बीमारी की स्थिति में किस तरीके से हम पोषक तत्वों द्वारा उपचार कर सकते हैं, ये नैदानिक पोषण में आता है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण एक शब्दावली है जो इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब है कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का पोषण स्तर कैसा है, उनको क्या क्या समस्याएं हैं, उसका अध्ययन करता है। और किन पोषक तत्वों की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जाए, इस पर आधारित है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण। भोजन की आदतों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जो ये हम क्या खा रहे हैं उसको प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं प्राथमिकताएं। हर व्यक्ति का अपना एक स्वाद होता है, अपनी एक प्राथमिकता होती है, उसी के हिसाब से वो खाता है। बीमारियों और भूख भी हमारे खाने की आदत को प्रभावित करती है। अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें उस हिसाब से हम खा पाते हैं। खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित करती है। क्रय शक्ति एक व्यक्ति की कैसी है, जैसी खरीदने की क्षमता होगी उसी के हिसाब से हमारे खाने में परिवर्तन होता रहता है। पर्यावरण वहाँ का कैसा है जहाँ वो व्यक्ति निवास करता है, एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या नीतियाँ बनी हुई हैं, वो भी हमारे खाने की आदतों को प्रभावित करता है। अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के क्या लाभ हैं? अच्छे स्वास्थ्य, अगर हमारा हम पोषण अच्छा ले रहे हैं तो मस्तिष्क का विकास अच्छा होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। दृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी उससे। और आँखें, अच्छी रोशनी होगी आँखों की। इसके अलावा सकारात्मक स्वास्थ्य रहता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे हमारी स्मृति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान अवधि बढ़ती है। संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होता है। पर्यावरण के साथ सक्रियता इसके लिए आवश्यक है। जो भी पर्यावरण के साथ सक्रिय पारस्परिक क्रिया होती है, जिसमें बीच में पढ़ाई छोड़ना, कक्षा में फेल होना या स्कूल न जाना कम हो जाता है। और इसके अलावा उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, यानी कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं और अच्छा खाना खाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, बीमारियां नहीं होंगी, तो हमारी उत्पादकता और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। इसके लिए आवश्यक है कि अच्छा पर्यावरण हो, सभी सेवाओं और सुविधाओं तक हमारी पहुंच हो, जो हम पोषक ले रहे हैं, पोषक तत्व वो इष्टतम पोषण ले रहे हों,
शिक्षा और कौशल की आवश्यकता होती है, अच्छे आहार की आवश्यकता है, स्वच्छता और स्वास्थ्य की ज़रूरत है और अच्छा स्वास्थ्य ही उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो अगर हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन यानी इष्टतम पोषण ले रहे हैं तो हमारा शारीरिक भार बना रहता है, अशक्तता की कमी होती है यानी वो आशंका कम होती है कि हमारा शरीर किसी बीमारी से घिरेगा, शारीरिक एवं मानसिक तनाव से आसानी से निपट सकते हैं, मांसपेशियों की सुदृढ़ता बनी रहती है, संक्रमण से बचाव होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है। कुपोषण, अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है यानी कि जो सामान्य आवश्यकता है उससे अलग पोषक तत्व हमारे शरीर में उपलब्ध हैं यानी कि ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। और जो व्यक्ति कुपोषित होता है उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है, वो बीमार रहता है अधिक समय तक और एक सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। जो मानव के सामान्य जीवन व्यतीत करना होता है उसमें उसको मुश्किल आती है सामान्य कार्य करने में। मुख्य रूप से कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक अत्यधिक पोषण है और दूसरा कम पोषण। अत्यधिक पोषण जरूरत से ज़्यादा पोषक तत्वों का सेवन और कम पोषण जरूरत से कम पोषक तत्वों का सेवन, किसी भी एक पोषक तत्व का एक निश्चित समय तक और की कमी होना या किसी भी निश्चित पोषक तत्व की लंबे समय तक अधिकता होना अधिक पोषण का कारण बनता है। समझ के पोषण स्वस्थता या पोषण कल्याण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारक है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पोषण स्वस्थता को प्रभावित करने का ये प्रमुख कारण है खाद्य एवं पोषण तत्व सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में भोजन एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पूरे वर्ष हो जिससे वह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तो हर एक नागरिक का ये मौलिक अधिकार है, वो चाहे किसी भी आयु, वर्ग, जाति, धर्म और समुदाय का क्यों ना हो, किसी भी आर्थिक स्तर का क्यों ना हो, उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। कमजोर वर्ग की देखभाल, जितने भी कमजोर वर्ग हैं या संवेदनशील लोग हैं उनको उनकी देखभाल की आवश्यकता होती है। संवेदनशील व्यक्ति वो होते हैं जो कि पोषक तत्वों से जो संवेदनशील वे होते हैं जो जिनके अंदर पोषक तत्वों की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वह व्यक्ति जिसको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता है, जैसे शिशु होते हैं, छोटे बच्चे और इन्फेंट्स होते हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें उचित मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, उनका ध्यान और देखभाल ज़रूरी है। इसके अलावा गर्भवती स्त्री भी इसी वर्ग में आती हैं, उनको भी उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलना चाहिए और उचित देखभाल होनी चाहिए। नौकरी करने वाली जो स्त्रियां होती हैं उनका जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको नियमानुसार उनको मातृत्व अवकाश देना चाहिए जिससे वो खुद की और अपने बच्चे की देखभाल कर सके। जो बीमार व्यक्ति होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं या संवेदनशील होते हैं, उनको भी भोजन, पोषण एवं देखरेख और दवाइयाँ सही मात्रा में मिलनी चाहिए। और समय के अनुसार टीकाकरण, स्तनपान और संक्रामक रोगों से बचाव होने वाला अभियान सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिए। जो दूध पिलाने वाली माता है और वृद्धावस्था के लोग भी इसी वर्ग में शामिल होते हैं। इसके अलावा है सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, ये भी बहुत आवश्यक है कि जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ रहें क्योंकि स्वास्थ्य हमारा मूल अधिकार है और प्रत्येक नागरिक को उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए। सबके लिए स्वास्थ्य के अंतर्गत हमें रोगों से बचाव एवं उपचार पर ध्यान देना आवश्यक है। विशेषकर जो संक्रामक रोग होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर हमेशा खराब हो जाता है। इसके अलावा सुरक्षित वातावरण देना बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ वातावरण होना ज़रूरी है। इसका मतलब सभी पक्षों में स्वच्छता होनी चाहिए जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हर व्यक्ति का उत्तम पोषण एवं देखभाल स्वच्छ वातावरण में ही संभव है, जैसे कि सुरक्षित पेयजल होना चाहिए, स्वच्छ भोजन, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण का ह्रास होने से उसे बचाना।
अब आइए जानते हैं कि भारत में पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी और उनके परिणाम क्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या भारत में है कुपोषण की। कुपोषण का मतलब उचित पोषण की कमी होना, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था। ये एक बड़ी समस्या है जो ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं एवं 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। और भारत में पैदा होने वाले लगभग 1/3 बच्चे का वजन सामान्य भार से कम होता है। लगभग सामान्य भार क्या है एक बच्चे का? 2.5 kg, 2.5 किलो से कम भार के बच्चे पैदा होते हैं। इसी तरह जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो भी काफ़ी कम वजन की होती हैं, उनका भी प्रतिशत भारत में ज़्यादा है। पोषण से बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को आयरन की कमी हो जाती है जिससे एनीमिया हो जाता है। विटामिन ए की कमी से बहुत ही खराब परिणाम होते हैं, आँखों से दिखना कम हो जाता है और खराब कंडीशन में अंधापन भी हो जाता है। एवं आयोडीन की कमी भी एक बड़ी समस्या है जो कुपोषण का कारण है। कुपोषण के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि शरीर का वजन कम हो जाता है, शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है, प्रतिरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं एवं विकलांगता भी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन ए की अगर कमी है तो आँखों की समस्याएं आ जाती हैं और अंधापन आ जाता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है, मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं और गर्भपात होने की संभावना होती है। बच्चों में मानसिक मंदता हो जाती है, यानी कि उनका मेंटल ग्रोथ कम होती है, कॉग्निशन कम होता है, संज्ञानात्मक विकास कम होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है जिसके कारण और सारे विकास भी अवरुद्ध हो जाते हैं। शिशुओं और छोटे बच्चों में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उनका संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होता है। दूसरी जो समस्या है भारत में वो है अतिपोषण की समस्या या अत्यधिक पोषण की। जब आवश्यक मात्रा से अधिक पोषक तत्व एक लंबे समय तक लिए जा रहे हों तो अत्यधिक पोषण हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, हृदय रोग हो जाते हैं और उच्च रक्तचाप हो जाता है। भारत जैसे देश में कुपोषण का दोहरी मार है, दोहरा बोझ है, क्योंकि भारत में अल्प पोषित लोग भी हैं जिनके पास पोषक तत्वों की कमी है और अधिक पोषित लोग भी हैं जो अधिक पोषक तत्वों का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जा रही हैं। तो इस बोझ से बचने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। हमारे देश में तीसरे और राष्ट्रीय और परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में 28.9% पुरुष और 22.2% महिलाएं अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 8.6 और महिलाओं में 7.3 है, जो कि बहुत कम है। तो इसका क्या अर्थ निकला कि लोगों की जो शारीरिक गतिविधियां कम हुई हैं उसकी वजह से लोग अतिपोषण का शिकार हो रहे हैं। आइए जानते हैं पोषण और संक्रमण का क्या संबंध है। पोषण और संक्रमण का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि अगर हम पौष्टिक तत्व सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं और हमारे आसपास कोई बीमारियां आ रही हैं तो वो हमें घेर सकती हैं। तो जब व्यक्ति का पोषण स्तर खराब होता है तो उसकी रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि जो व्यक्ति कुपोषित है उसकी क्या होगी, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी और जिसकी वजह से उसे संक्रमण हो सकता है कोई भी, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो कुपोषण यानी पोषण और संक्रमण आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। इसको ऐसे हम जान लेते हैं कि जब व्यक्ति का पोषण स्तर खराब होता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है और संक्रमण की उसकी संभावना बढ़ जाती है। और जब व्यक्ति में कोई भी संक्रमण से पीड़ित होता है तो उसको और समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। इसके कारण जो जमा उसके शरीर में पोषक तत्व होते हैं वो भी कम हो जाते हैं और उचित मात्रा में पोषक तत्व शरीर में नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में और भी संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं।
समझ गए। तो पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में हमें शरीर में लेना चाहिए। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि विकासशील देशों में डायरिया और पेचिश जैसी समस्याएं बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ के लोग कुपोषित हैं और जिसके कारण निर्जलीकरण हो जाता है और ये मृत्यु का कारण बन सकती है। संक्रामक और संचारी रोगों के कई बार क्या होता है कि खराब पर्यावरण, अस्वच्छता, गरीबी, व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता के कारण लोगों को ये समस्याएं आती हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बीमारियों को कैसे रोका जाए। इसकी सरकार द्वारा भी जांच होनी चाहिए और स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। तो हमें जो बेसिकली समझ में आया कि हमारा पोषण स्तर अच्छा होना चाहिए और स्वच्छता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर के भाग 3 में हम स्वच्छता और सफाई के बारे में जानेंगे। क्लियर? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर का ये पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।